IS 41 के अंदर डिस्क्लोजर पूछे या वो रिकंसिलिएशन पूछे, तो तरीकाकार एक ही होगा। एक्सट्रैक्ट तो आप सबको ही आते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एसओपीएल के अंदर क्या जाना है, एसओएफपी में क्या जाना है, डिस्क्लोजर या रिकंसिलिएशन। अब इसके अंदर एक तरीकाकार है, पहले उसको आप समझ लें, फिर इसके डिस्क्लोजर की तरफ जाते हैं। मेरे पास अगर कोई एक एनिमल है या कोई प्लांट है, कौ की बात कर लेते हैं, 1/1/2025 की बात है, उसकी जो फेयर वैल्यू है लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सपोज ₹100,000। उपयोगी बात। अब 31 दिसंबर 2025 को वही को उसकी कीमत, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जब भी हम बात करें ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सपोज वो है ₹180,000। अब एक साल के अंदर उसकी फेयर वैल्यू में कितना इजाफा हुआ? 80,000 का। ये इजाफा दो वजह से हो रहा होगा, ये इजाफा दो वजह से हो रहा होगा। वो दो वजह क्या हो सकती हैं? एक वजह हो सकती है इन्फ्लेशन, जिसे बोलते हैं प्राइस चेंज। हो सकता है कि साल पहले जो एक गाय की कीमत, बातें नहीं करनी आप प्लीज, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मैं पहले खुद हैरान होता हूं कि आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती, आप समझते ही नहीं। फोकस किया करें प्रॉपर। प्राइस चेंज की वजह से 80,000 में चेंज हुआ होगा, मतलब आज वही एज इट इज उस तरह की गाय मार्केट में अगर थोड़ी महंगी हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू में चेंज हो गया। और दूसरा चेंज आया होगा फिजिकल चेंज, मतलब वो एक साल गाय बड़ी भी होगी। ये जरूरी नहीं कि इजाफा ही होगा, कमी भी हो सकती है। और हमने रिकंसिलिएशन के अंदर इस इजाफे को अलग अलग करना है, फिजिकल चेंज को अलग देखना है और प्राइस चेंज को अलग करना होता है। एक अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक को जिसकी कीमत 1 लाख है, 1/1/25, इसकी एज है 2 इयर्स और इसकी कीमत है 1 लाख। बात को 31 दिसंबर 2025 को 2 इयर्स एज वाली गाय की कीमत है 1,50,000। जी सॉरी क्या हुआ? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो उसको की बात नहीं कर रहा। नंबर 2 में आपने 1/1/2025 को 2 साल लिखा। हाँ 31/12/2025 2 साल लिखे, मैं उस कौ की बात नहीं कर रहा। अब सुने, कंपेयर करने लगे हैं। 1/1/2025 को 2 साला कौ की कीमत है 1 लाख और 31 दिसंबर 2025 को 2 साला ही कौ की कीमत, मतलब साल गुजरने के बाद सेम एज की कौ 1.5 लाख की हो गई। तो ये उसमें फिजिकल चेंज है या प्राइस चेंज है? ये प्राइस चेंज है। इसका मतलब है कि उस कौ में
प्राइस चेंज की वजह से जो चेंज आया वो कितना आया? 50,000 का। अब 31 दिसंबर को 2025 को 3 साला कौ की कीमत है 1,80,000। ओके होगी बात? अब 1.5 लाख से जो 80,000 का फर्क है, जो 30,000 का फर्क है, ये किसका फर्क है? फिजिकल चेंज का। मतलब 1 लाख के अंदर टोटल चेंज आया 1,80,000 का। 50,000 चेंज आया है प्राइस चेंज की वजह से, 30,000 चेंज आया है फिजिकल चेंज की वजह से। अब फोकस करना जरा सब लोग। अगर मैं सेम एज डिफरेंट टाइम, तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका चेंज आएगा? प्राइस चेंज। सेम एज की डिफरेंट टाइम के अगर देखेंगे तो इसका मतलब एक जैसी को डिफरेंट टाइम में जो डिफरेंट कीमत हो रही है, तो किसकी वजह से कीमत चेंज हो रही है? प्राइस की वजह से, क्योंकि एज तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। और जब हम एज चेंज करेंगे तो फिर फिजिकल चेंज भी आ जाएगा। जब हम एज चेंज करेंगे तो फिजिकल भी चेंज आ जाएगा। अब यहां से यहां तक का हमेशा होगा प्राइस चेंज, और इससे आगे जो फर्दर होगा इसका डिफरेंस वो किसकी वजह से आएगा? या टोटल 1,80,000 में से 1.5 लाख माइनस कर देंगे तो बाकी जो चेंज आएगा वो फिजिकल चेंज के बराबर। ये हमने मेन यही काम करना है रिकंसिलिएशन के अंदर। मेन यही काम है कि आपने फिजिकल चेंज को और प्राइस चेंज को अलग अलग करके दिखाना। जैसे एक सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन तो अपना सामने रखे ना। क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद इसमें ना 2 सवाल है, इसमें रिकंसिलिएशन भी 3 टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन है, बल्कि 5। एक एमसीक्यू, एक टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाला दूसरा, जर्नल एंट्री तीसरा, एक्सट्रैक्ट चौथा और 5वां डिस्क्लोजर। ये 5 टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। डिस्कस करना मतलब अंग्रेजी लिखना। फिर जर्नल एंट्री वो हम अभी एक सवाल और करते हैं फुल डिटेल में। एक्सट्रैक्ट और डिस्क्लोजर का ये सवाल अभी हम करने लगे हैं। 2 सवाल में आपको अभी रिकंसिलिएशन के करवाने हैं, ठीक है, और एक जर्नल एंट्री का। ये 3 सवाल अभी हमने करने हैं, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल भी इसको टाइम देंगे, ये नहीं कि आज इसको खत्म कर देंगे, कल भी टाइम देंगे। कल इसके एमसीक्यूज और काम पक्का करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन सामने है आप सबके। नवापुर फार्मिंग लिमिटेड ऑन अ डेयरी हर्ड 1/1/2022. The herd had 100 animals were 2 years old and 50 newly born calves. अब हमारे पास 1/1/2022 ओपनिंग बैलेंस है। कितना ओपनिंग बैलेंस है? 100 एनिमल्स हैं बड़े और 50 हैं छोटे। ओके होगी बात? नेक्स्ट 31 दिसंबर 22 ईयर एंड अ फर्दर न्यू काव्स वर बॉर्न। 3 नए काव्स पैदा हुए। कब? ईयर एंड के ऊपर। उसके बाद नन ऑफ द हर्ड डेड डाइड ड्यूरिंग द पीरियड। NFL इनकर्ड टोटल फॉर्म मेंटेनेंस कॉस्ट ₹1.2 मिलियन। ये मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, सीधा सीधा मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, ये एक्सट्रैक्ट में जाएगा, रिकंसिलिएशन के अंदर ये नहीं जाएगा। बात समझ लग गई? कोई भी इधर उधर की चीजें आएंगी उसकी जर्नल एंट्री भी हुआ करेगी, उसके एक्सट्रैक्ट भी बनेगा, बट डिस्क्लोजर में वो चीज नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। रेलिवेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर एनिमल वर्क। कहते हैं ऊपर डेट देखना जरा गौर से। 1/1/2002 को जो न्यूली बॉर्न काव्स हैं उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 30,000। और न्यूली बॉर्न की 31 दिसंबर 22 को जो वैल्यू है वो कितनी है? 50,000। 1 ईयर ओल्ड एनिमल का बता दिया है, 2 ईयर बता दिया और 3 ईयर्स बता दिया।
और हमें क्या दिया कि प्रिपेयर रिकंसिलिएशन ऑफ द चेंज इन द फेयर वैल्यू प्राइस और फिजिकल एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सब कुछ ही करना है एक तरह का। और जर्नल एंट्रीज हम खुद बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज भी हम इसकी पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने का तरीका सीखें। रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट देख लें। सबसे पहले नाम लिखेंगे जी, जो भी नाम होगा, फिर लिखेंगे रिकंसिलिएशन, और डेट लिख देंगे। यहां पर लिख देते हैं अमाउंट। 2 कॉलम बना लें चाहे 1 कॉलम बना लें, कोई मसला नहीं। ओपनिंग बैलेंस, सबको अलग अलग लिखना है जितने भी पड़ी होंगी चीजें। फिर परचेज, अगर खरीदेंगे तो। न्यू बॉर्न को कुछ लोग अलग लिख लेते हैं, कुछ एक ही साथ लिख देते हैं। फिर एसओपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ड्यू टू इन्फ्लेशन या प्राइस चेंज, ड्यू टू फिजिकल चेंज, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा रिकंसिलिएशन की मैक्सिमम चीजें हैं, इससे कम हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती। इससे कम हो सकती हैं और ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन के अंदर एज ना गिवन हो तब तो आपने ये दोनों को अलग अलग नहीं करना। फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज में हमेशा तब भी अलग अलग हो सकती हैं अगर क्वेश्चन के अंदर डेट बताई हो तो। ठीक है, सबसे पहले आ जाए ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं सारे मिलके। आओ जरा, ओपनिंग बैलेंस में क्या पड़ा था आपके पास? 100 एनिमल है और 50 न्यूली बॉर्न काव्स है। 100 एनिमल है और 50 न्यूली बॉर्न काव्स है। हाँ जी, 100 एनिमल की एज क्या है? 2 साल। और न्यू बॉर्न बेबी की एज 0 ही हुई, क्योंकि न्यूली बॉर्न है तो इसका मतलब उनकी कोई एज नहीं है। अब आपने मुझे बताना है 100 एनिमल की 2 साला एनिमल की 1/1/2022 को क्या फेयर वैल्यू है? 2 ईयर्स ओल्ड, यही है। और किस डेट को देखना चाह रहे हो? 1/1/22 को न्यूली बॉर्न की देखना चाह रहे हो। मिल गई फेयर वैल्यू सबको? हो गया काम। चल जाकर लिख लेते हैं। और ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, तो 100 एनिमल लिखते हैं पहले। हाँ जी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 65,000। यहां पर चाहे एनिमल भी लिख लो। 100 मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं? 60। कितनी अमाउंट आ गई टोटल? 65,100,000। न्यू बॉर्न कितने हैं टोटल? न्यू बॉर्न
मल्टीप्लाइड बाय उसकी फेयर वैल्यू क्या है, कितनी, 3000, 30,000 कितना, 15 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस का टोटल करके इधर लिख देते हैं, कितना, 8 मिलियन। उसके बाद आते हैं परचेज के ऊपर। क्या आपने कोई नया एसेट खरीदा, कोई भी नया एसेट हमने नहीं खरीदा। ओके की बात। फिर आगे चलते हैं। क्या कोई ड्यूरिंग द ईयर न्यू बॉर्न हुए, दिसंबर 2022 a further 3 calves was born। ये कब पैदा हुए, 31 दिसंबर 22 को। तो इनकी फेयर वैल्यू कौन सी लेंगे, 31 दिसंबर 22 वाली, 31 दिसंबर 22 वाली। ओके होगी बात। चले जी देखते हैं फिर। परचेज में नहीं, परचेज का फिर हेडिंग भी नहीं देंगे। अच्छा, मोस्टली जब साल के एंड पे न्यू बॉर्न होते हैं ना, तो आई कैप ना उसको एसओपीएल के अंदर लिख देता है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं उसकी एंट्री क्या पास होती है, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और एसपीएल क्रेडिट। तो वो एसपीएल के साथ लिख देता है। आप उसको अलग लिख दो या न्यू बॉर्न को एसपीएल के साथ लिख दो, आंसर सेम आएगा। जर्नल एंट्री में मसला आ सकता है कि आपने न्यू बॉर्न की भी एंट्री पास करनी होती है, तो इकट्ठा लिख दो या अलग अलग लिख दो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कितने न्यू बॉर्न हुए, 3, और कब हुए उस दिन की फेयर वैल्यू क्या है, 50,000। कितना आ गया, 1,00,000। अब आ जाओ ड्यू टू प्राइस चेंज और ड्यू टू फिजिकल चेंज। सबको अलग अलग करना है, ऊपर जितना भी डाटा पड़ा होगा इन सबको अलग अलग करना है। एनिमल को अलग, न्यू बॉर्न को अलग, परचेज होगा तो उसको अलग, न्यू बॉर्न हो तो उसको अलग, सबका अलग अलग डाटा लें। और मजे की बात है न्यू बॉर्न को अब नहीं लेना। भला क्यों, क्या वजह है, वैसे लेना है क्योंकि ईयर एंड पे है। तो ईयर एंड पे तो ना फिजिकल चेंज है ना प्राइस चेंज है। तरीकाकार सुन लीजिए पहले, यहां तक ओके है ना, तो वर्किंग नंबर 1 करने लगा हूं। तरीकाकार सुन लीजिएगा, बहुत आसान है और रटा रटाया तरीका। सबसे पहले आपने ओपनिंग डेट लिखनी है, 22 है, 21 है। सबसे पहले आपने ओपनिंग डेट लिखनी है, फिर आपने क्लोजिंग डेट लिखनी है, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और फिर आपने क्लोजिंग डेट लिखनी है। ये काम करना है आपने, ओपनिंग डेट और 2 दफा क्लोजिंग डेट। और ये आता ही तब है जब एज गिवन हो। बताओ एनिमल्स की, पहले 100 एनिमल का काम करने लगे हैं। 1122 को उनकी एज क्या थी, 2 साल। और 31 दिसंबर को भी 2 साल लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हमें मिलेगा प्राइस चेंज। क्या मिलेगा, प्राइस चेंज। और 3 साल लिखेंगे, यहां पर हमें मिलेगा फिजिकल चेंज। यही बस है, खत्म हो गया सवाल। हर जगह हर दफा यही काम करना है, हर नए एनिमल के लिए, पुराने के लिए इतना ही काम करना है। उनकी एज, ईयर एंड 2 दफा लिखना है, ईयर एंड 2 दफा लिखना है। एक दफा ऊपर वाली सेम एज लिखनी है और एक दफा एज चेंज करके लिखनी है, बस। अब बताएं, ये डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। 1122 को 2 ईयर्स की फेयर वैल्यू क्या है, जाकर अपने सवाल के अंदर देखें। 1122 को 2 ईयर्स की फेयर वैल्यू क्या है, या पहले भी लिख चुके हैं, 65। घबराना नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो कोई चक्कर ही नहीं है। 31 दिसंबर 22 को 2 ईयर की क्या होगी, 2 ईयर की 75,000। ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज किस चीज का है भला, प्राइस पे कितना चेंज है, 10,000 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, दैट इज प्राइस चेंज। ओके होगी बात। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 22 को 3 ईयर की बताएं फेयर वैल्यू,
3 years, December 22, 80,000. अब 75 से आगे बढ़ना है, 5,000। टोटल चेंज कितना आया? 15,000 का। 65 से 80 की होगी ना चीज। 10,000 किसकी वजह से आया? प्राइस चेंज की वजह से। और 5,000 किसकी वजह से चेंज आया? तो यहां पर यही आकर लिखना है, ये 100 एनिमल का केस है। ड्यू टू प्राइस चेंज एनिमल 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना चेंज आया? 10,000। प्राइस चेंज 10,000 है ना, और फिजिकल चेंज क्या है एनिमल का? 100 मल्टीप्लाइड बाय, चलें जी, कितना आ गया? ये 1 मिलियन। और ये कितना आ गया? 5,000। ओके की बात। हमारी एंट्री मतलब क्या पास हो रही पता है? इससे बायोलॉजिकल एसिड डेबिट 15 लाख से, और एसपीएल क्रेडिट 15 लाख से। वहां पर तो अलग अलग नहीं लिखेंगे ना, ये तो रिकंसिलिएशन में अलग अलग करना है। बाकी तो हर जगह एंट्री भी एक ही तरह से पास करनी है, एक्सट्रैक्ट में भी इकट्ठा करके लिखना है, क्योंकि टोटल कितने का चेंज आया है? 15,000 का। टोटल 15,000 का चेंज आया। हाँ, उसमें प्राइस का चेंज अलग कर दिया हमने। अब न्यू बॉर्न पे चलते हैं। और जरा लिखने का तरीका, लिखने का तरीका कौन बताएगा? वर्किंग नंबर 2 कर दें या इसके साथ ही लिख लें? कोई है बंदा लिखने का तरीका बता सके न्यू बॉर्न का? सबसे पहले उसकी डेट लिखेंगे जब वो था 1/1/22। फिर क्या लिखेंगे? दिसंबर 22। फिर लिखेंगे दिसंबर 22। हाँ जी, 1/1/22 को उसकी एज क्या थी? 0 years, मतलब न्यू बॉर्न। अगर 0 लिखने का दिल नहीं कर रहा तो न्यू बॉर्न लिख लें। दोबारा फिर क्या लिखना है? न्यू बॉर्न। और फिर क्या लिखेंगे? 1 year। शुक्र है, मैंने कुछ और ही ना बता देना। पहले क्या लिखना है? पहली डेट, फिर ईयर एंड, फिर एज लिखते वक्त पहले सेम एज, फिर चेंज। हाँ जी, बताएं फेयर वैल्यू 1/1/22 को न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू क्या है? दिसंबर 22 को न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू क्या है? 50,000। 31 दिसंबर को 1 ईयर की फेयर वैल्यू क्या है? 60,000। काम हो गया। यहां तक का चेंज क्या है? 20,000 प्राइस चेंज। और यहां तक का चेंज क्या है? टोटल 30,000 का चेंज है। टोटल 30,000 का चेंज है। आ जाओ, कितने थे? 50। प्राइस चेंज कितना थी? 20,000। 20,000 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया। और 50 को किससे मल्टीप्लाई को? 10,000 से। कितना आ गया? 5 लाख। डन, सवाल हो गया हमारा। अब आई कैप के सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो वो उसने इस हिस्से को किस में लिखा हुआ है? फिजिकल चेंज के अंदर। और बात तो सही है, किसमें लिखा हुआ है? फिजिकल चेंज के अंदर। ठीक है, साल के एंड पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो न्यू बॉर्न को वो फिजिकल चेंज के अंदर लिख देता है, तो आप भी लिख सकते हो। लेकिन अगर अलग से एक हेडिंग बना दो न्यू बॉर्न की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये क्योंकि अलग से लिखने से ये हमें फायदा होता है कि बाद में हमें याद रहता है कि अच्छा किस किस का प्राइस चेंज लेना है और किस किस का फिजिकल चेंज लेने आ गया। 4 बजे नहीं आते? चल जाओ फिर।
ठीक होगी बात? अगर बैठना तो बैठ जाओ, याद ही नहीं था। चल आप जरा इनको इकट्ठा करते हैं, ये 150,000 इधर लिख दें, ये 2 मिलियन इधर आ जाएगा, ये 100,000 इधर आ जाएगा। अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है? आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे, जितने भी, जैसा कि 1 मिलियन। वैसे टोटल कर ले, हम उसके बराबर ला लेते हैं, हम नहीं फाइंड किया करेंगे। इसका क्लोजिंग बैलेंस 8 मिलियन प्लस 150,000 प्लस 2 मिलियन प्लस 1 मिलियन, 11 111 50 000 111। अच्छा, वो कहता रिकंसाइल करे, हमारा जवाब ये आना चाहिए। अब क्लोजिंग बैलेंस में आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है पता है? एक आपके पास 100 एनिमल पड़े हुए हैं, डन। एक आपके पास पुराने न्यूबॉर्न पड़े हुए हैं 50। एक आपके पास नए न्यूबॉर्न आए थे 3। अब इन सबको किस वैल्यू पे लेंगे? ईयर एंड की वैल्यू या ये स्टार्ट की वैल्यू? ये भाई साहब थे तब 2 साल के, अब कितने हो चुके होंगे? ये 3 साल है, इसकी एज क्या हो गई? 1 ईयर। इसकी एज क्या है यहां पर? 0। तो लो जरा 100 को मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 साल फेयर वैल्यू से। 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 साल फेयर वैल्यू से। कितनी है 3 साल फेयर वैल्यू? 80,000। 50 वाले को एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1 साल पुराने से। हाँ जी, 1 ईयर ओल्ड फेयर वैल्यू दिसंबर को देखनी है, अब सारी दिसंबर को देखनी है वैल्यू 60,000, क्योंकि दिसंबर को देखना है ना सारा डाटा, दिसंबर को सारा डाटा देखना है। तो 60,000 और 3 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? न्यू बॉर्न दिसंबर न्यू बॉर्न कितना है? 60,000 50,000। ये कितना आ गया हमारे पास? 8। ये आ गया 3 मिलियन, ये आ गया 150,000। ये भी कितना आ गया? हो गया रिकंसाइल। ये है हमारी रिकंसिलिएशन। फॉर्मेट यही है। आई कैप का सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ, फिजिकल चेंज उसने अलग से लिखी होगी, बाकी सारी सेम। एंट्रीज भी बता देखें, इसकी एंट्रीज। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होगी, जो न्यू बॉर्न है उनकी एंट्री पास होगी। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट क्रेडिट, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद उनकी फेयर, सबकी फेयर वैल्यू में जो चेंज आया सबकी, वो ये बता देता हूं वो फेयर वैल्यू में कौन सा चेंज आया, ये इसकी एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करेंगे? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, गेन ऑन रीमेजरमेंट क्रेडिट, और आगे एचपीएल लाजमी लिखना है, पीएल लिख दिया करें बस। 2 एंट्री पास होनी है, पहली एंट्री न्यूबॉर्न की जो ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरी एंट्री साल के एंड की फेयर वैल्यू, और तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बनाया एक्सट्रैक्ट इसके, एक और एंट्री पास होनी, रिपेयर, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है 1/2 मिलियन।
उसने हमसे एक्सट्रैक्ट भी पूछे हैं। ये सवाल आपको जिससे दोबारा समझना ना समझ सकता है। कोई बात आपके पल्ले ना पड़ी हो, दरमियान में आंख लग गई हो, कोई भी परेशानी हो, क्योंकि अब इसको तसल्ली से कर, क्योंकि इसमें सवाल भी लाजमी आना है। मैं कहता हूं जो बंदा ये टॉपिक कर ले एमसीक्यू, उसके अगर अल्लाह करे ठीक हो जाए तो पेपर उसका फेल नहीं हो सकता, क्योंकि एनपी और फाइनल अकाउंट का सवाल अटेम्प्ट हो जाता है, गलत सही बात की बात है, 2-4 नंबर आ ही जाते हैं। मतलब ऐसे 2-4 नंबर लेकर 50 नंबर हो जाता है। बस हिम्मत रखनी है, पेपर पूरा करने की कोशिश करनी है जी। इसका पहले मैं आपको एक्सट्रैक्ट करवा दूं। एक्सट्रैक्ट तो मैं तो नहीं बल्कि आप करवाया करो एक्सट्रैक्ट, तो इतने बड़े हो गए हो। नाम लिखेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ SOCI या SOPL। हाँ जी, अदर एक्सपेंस की हेडिंग दे लेते हैं, अदर इनकम की हेडिंग दे लेते हैं। अच्छा, अदर एक्सपेंस में क्या आता है? फार्म मेंटेनेंस कॉस्ट, कितने से? 1.2 मिलियन। गेन बताओ कौन कौन से वाला है? एक वो न्यूबॉर्न वाला, और गेन ऑन इनिशियल मेजरमेंट 150,000 को क्या लिखे? 0.15। और गेन ऑन रीमेजरमेंट 3। SOFP हाँ जी, बायोलॉजिकल एसेट 111500000। एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। या कोई और है हमारे पास कोई एसेट, कोई पीपीई पड़ा हो, कुछ भी? एक्सट्रैक्ट का मतलब है ये नहीं कि IS 41 के एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक्सट्रैक्ट किसी के नहीं है, एक्सट्रैक्ट हर ट्रांजैक्शन के हैं। बस एक चीज नहीं लिखते होते, भला वो क्या? कैश। कैश और बैंक आ जाए तो नहीं लिखते हैं, बाकी सब कुछ लिखते हैं। सॉरी, ये वो न्यू बॉर्न का, वो जो 3 नए बच्चे नहीं पैदा हुए थे, समझ लगी? ये मिलियन में लिखना है तो इसको भी मिलियन में लिख लो। कितना मिलियन बन रही है? 11.15। हाँ जी, चले अब आप अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो। अनफाल आज खैर है, इतनी नींद आ रही है, मौसम। हाँ, सारा समय लगे सवाल। ओ भाई, जितने आपके जानवर पड़े हैं उनकी जो फेयर वैल्यू पड़ी है वो हमारा एसेट है बस। या कोई और एसेट या लायबिलिटी या कुछ है तो बताओ, लिख लेते हैं जी। या गाय ने कर्जा लेकर आपसे अगर वो 3 बच्चे दिए थे तो वो लायबिलिटी में लिख देते हैं। पहले देखिएगा जरा प्लीज, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, इंक्रीज इन प्राइस फिजिकल, और ये उसने नया जो है नए बच्चे उसने फिजिकल चेंज में लिख दिए, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस उसने बस इतना ही लिखा है। यहां पर एक्सट्रैक्ट के अंदर देखिए तो फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट ये आ गया, इनकम 3150 उसने प्लस करके लिख दिया, और 1.2 मिलियन उसने 1000 में लिखा हुआ, ये एक्सट्रैक्ट भी बन गया। बात समझ लग गई? वैसे आई कैप शरारतों से बाज नहीं आता। एक दफा यकीन जाने, मैंने जब पहली दफा सवाल वो किया ना तो मुझसे भी गलती हो, हालांकि मैं बहुत ध्यान से सवाल पढ़ता हूँ, लेकिन यह कि मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहा था, ऐसे ही एक जर्नल कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी बड़े ध्यान से सवाल पढ़ता हूँ। तो वो सवाल हम देखते हैं वो इसी में ही है।
उसमें मैं पहले आपको बताऊंगा भी नहीं, मैं चाहता हूं कि पहले आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये वैसे एक छोटा सा सवाल करते जाते हैं, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, बस छोड़ दो, कुछ सवाल पूछते तो पूछा करो सवाल, आप पूछ लिया करो। देखो अल्लाह के बंदो, प्रोफेशनल स्टडी के अंदर ना अभी अब स्टिल बच्चे हो, आपको नहीं पता प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन के अंदर जब बंदा आता है ना, एक तो शायद एफएससी के बाद इन्होंने डिग्री ये रख दी तो ये एक प्रॉब्लम है, तब उसके बाद पहले कुछ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप जा रहे हो सीए के अंदर, या आपको 6 महीने ट्रेनिंग करवाई जाए फॉर्म के अंदर, फिर भेजा जाए, फिर आपको पता चले प्रोफेशन क्या होता है। आप लोग ऐसे मस्तियां करते हो जैसे पता नहीं आपको सब कुछ आता है, नहीं आपको एक चीज नहीं आती, आपको नींद कैसे आ सकती है? ये तो बंदे को हो ही नहीं सकता, एक चीज नहीं आती और वो आपको सिखाई जा रही है और आप सोए हुए। चले देखिए, विद रेफरेंस टू IS 41 आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जरा फोकस करना, बोथ फिश फार्मिंग एंड ओशन फिशिंग आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये दोनों बातें ठीक है या गलत है? फिश फार्मिंग एंड ओशन फिशिंग, ये दोनों एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फिश फार्मिंग है, ओशन फिशिंग। अच्छा आंसर नजर आ रहा है, चलिए चले फिर अपनी किताबें ना देखना, इधर ही देखना, स्क्रीन की तरफ देखना जी। नेक्स्ट, IS 41 does not apply on bearer plant, however it apply on produce growing on bearer plant। ये ट्रू है, बेरर प्लांट IS 16 में जाता है, लेकिन उसकी जो ऊपर प्रोडक्शन होती है ना, उसके ऊपर IS 41 होता है। नंबर 3, a biological asset should be initially measured at cost of purchase। किस पे होता है? फेयर वैल्यू लेस। A biological asset should subsequently measured at fair value। ये भी गलत है, फेयर वैल्यू लेस। ये ना कहना आधा तो लिखा हुआ है आधा ठीक लिख दूं, नहीं, पूरे बात ठीक लिखा होना जरूरी है। Gain या loss on subsequent remeasurement of biological assets should be taken to profit and loss account। ये ट्रू है। रीमेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट का जहां भी डिफरेंस आएगा ना वो किस में जाता है? कमीशन टू ब्रोकर एज वेल एज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ब्रोकर का कमीशन, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज कॉस्ट टू सेल when value agriculture produce upon harvest। कॉस्ट टू सेल हमेशा, ये जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है ये कॉस्ट टू सेल थोड़ी होती है। कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या होता है? जो सेल करने पे खर्चा आएगा, कोई टैक्स लग जाए, कोई कमीशन देना पड़े। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, वो सेल हो या सेल ना हो वो तो हम कर रहे होते हैं। सेलिंग कॉस्ट वो होती है सेल करो तो खर्चा आए, सेल नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं आएगा। All government grants related to biological asset accounted for under IS 41। All government grant related to biological assets are counted for under IS 41। False। IS 20 में भी तो आता है, वो जो कॉस्ट मॉडल पे जिसकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल हो। अच्छा वो अभी मैंने कुछ लोगों को पढ़ाया, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया, चलो जिसको पढ़ा दिया उसको पता चल गया, जिसको नहीं पढ़ाया वो इसके बाद पढ़ाता हूं, वो भी अभी पढ़ना है। Once wool is extracted from the sheep, subsequently processing of wool into carpet is accounted for under IS 2। ये सही है, एक दफा वहां से निकल गया तो आगे वो किसी और स्टैंडर्ड में चला जाता है, IS 41 से खत्म हो जाता है। चलो ये तो बच्चों वाला सवाल था, बड़ों वाला सवाल देखते हैं। प्रिपेयर रिकंसिलिएशन 2008 सेपरेटली इंडिकेटेड द प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज। अभी अभी सवाल किया ना हमने, क्वेश्चन देखिए। विशाल लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी ऑपरेट्स अ लार्ज डेयरी फार्म एट December 31st द हर्ड आर, जरा फोकस करना, 150,000 cow 3 years old are purchased on or before 1/1/2008।
ये सारी 1.5 लाख की सारी कॉ जो है ना वो कब खरीदी है, या तो 118 को है या ओपनिंग बैलेंस। 10,000 हाइफर्स, एवरेज एज 2 साल, परचेज्ड ऑन 1/1/2008, ये भी क्या हो गया ओपनिंग। 75,000 हाइफर्स, एवरेज एज 1.5 साल, परचेज्ड ऑन जुलाई 1, 2008। नो एनिमल्स वर बॉर्न या सोल्ड इन द ईयर, ना बेचा ना पैदा हुआ ना खरीदा है, खरीदा है। ये जो वो 75,000 हाइफर का पता है ना आपको, तो नहीं भी पता तो क्या है, बिछड़ी वच्छी, हाँ बिछड़ी हाँ बिछड़ी क्या है, क्या क्या अब यूके से आए हो गाय का ऐसे बच्चे ये कह रहे होते हैं, वो देखो वो ये तो नहीं कहते कि वैड है, वो कहते हैं कि वो कौ का जो हस्बैंड होता है ना वो तो इस तरह की इनकी अंग्रेजी होती है। मैं तो कहता हूं ये आपकी जनरेशन बिल्कुल थोड़ी सी सही है, इसके नीचे जो है ना बहुत खतरा है। नीचे वाली जनरेशन अल्लाह ताला उनके साथ आपके मुकाबला होना है। चले जी आ जाए वापस। इसमें ब्यूटी क्या थी वो तो अभी हमने देखी नहीं। दाऊद सवाल को एक्सट्रैक्ट करना है, वरना भी वो उधर ही है। ठीक है चलें। 1 ईयर ओल्ड एनिमल, मैं सिर्फ आपसे ये एक वो फाइंड करवाना चाह रहा हूं, जो हम प्राइस चेंज और वो चेंज करते हैं ना, मुझे ना इस 150,000 का वो करके दे दो, तो तीनों के करके दे दो, प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। जल्दी करो जरा, कितना टाइम लेना चाहते हो, सिर्फ वो चेंज दिखाना है, फिर उसके बाद और सॉल्यूशन की तरफ किसी की नजर नहीं जानी चाहिए, बल्कि आप अपनी किताबें बंद कर दो। चलो ये बहुत अच्छी बात है। चलें जरा 5 मिनट लगाएं और सिर्फ इन सब का ना फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज ये करके दिखाएं। कुछ दिन बाद ना ये बच्चों को मैंने वो दे देना, पोर्टल की एक्सेस दे देनी है, और वो उनको कह देना कि घर बैठ के पढ़ो, तो फिर हम उधर आ जाया करेंगे। इकबाल, दाऊद, मैं, हफीफ, है ना, स्पेस तो है ना। आपको कॉल नहीं की किसी ने? जम्पो के पैसे है ना, जम्पो के पैसे। हमजा भूख लगी है? कुछ बच्चों को तो वैसे शक्ल से पता चल जाता है भूख लगी, वैसे चुप हो जाते हैं। हो गया एक्सट्रैक्ट, ट्रिक मिल गया।
गुड। एक्सट्रैक्ट नहीं, रिकंसिलिएशन। और नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा करने के लिए, मैंने कहा सिर्फ वो मुझे प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज अलग अलग करके दे। ये बताया हुआ 3 years old। हाँ आदिल, ढूंढ रहा हूँ। मैं उन्हें कॉल करता हूँ, वो भी उधर ही है। जैफा, गुड। अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ना मिला तो घर जाने की परमिशन खत्म। वहां मिला ट्रिक। इमरान नहीं, दुला, कितने लोगों को ट्रिक मिल गया? 1 2 3 4, आपको मिल गया है ना? मजे का ट्रिक नहीं मिला अभी तक, ढूंढ रहे हो? अच्छा, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, वो भी पहले ट्रिक ही ढूंढेंगे, फिर सवाल देखेंगे। इस तरह से वो ना, वो आगे कर लगे तो ट्रिक देख लेते हैं, वो मजा नहीं आता। इसका मतलब है आई कैप का सॉल्यूशन में सॉल्यूशन होता जरूर है। जैसे अभी आपने कहा ना कि ये चीज नहीं गिवन, एक नजर आपने कहा कि ये चीज नहीं गिवन, तो फिर वो चीज मिल गई, मिल गई आपको अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। हाँ फिर वैसे ना आपका और ना जमान का वैसे माशाल्लाह बैलेंस हो गया। पहले आप बहुत क्रिटिकल और अच्छा सोचते थे और जमान बिल्कुल ही नहीं सोचता था। अब जमान थोड़ा सोचने लग गया और तू थोड़ा नीचे आ गया, बराबर हो गया है। ये मुझे लगता था कि आपने कर जाना। हाँ, ट्रिक मिल गया। हमजा नहीं मिला अभी तक। चलें देखते हैं, क्योंकि फिर जंबो आ गई तो फिर आपका वैसे फोकस नहीं रहना, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले इसको कर ले, फिर जनरल एंटी वाला सवाल तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। इधर आ जाए जरा वापस, यहां पर देखिएगा जरा, नीचे फेयर वैल्यू गिवन है सबकी एट दिसंबर 2008। इधर जरा फोकस करिएगा। दिसंबर 2008 द हर्ड्स आर 150,000 कौ 3 years old, सारी खरीदी थी 1/1/2008 या उससे पहले। ये जो आपको एज बताई हुई है ये इस डेट की बताई हुई है, इसका मतलब है 1/1/2008 को एज इनकी थी 2 साल। अगर दिसंबर 2008 में 3 साल एज है तो साल के शुरू में क्या एज होगी? 1 साल कम कर देते हैं। इसका मतलब है ओपनिंग एज 3 साल नहीं है, 2 साल है।
और इसकी ओपनिंग एज क्या है? 1 साल। और इसकी ओपनिंग एज क्या है? देखिए ये 1 जुलाई को खरीदे थे, तो ओपनिंग एज इसकी डेट इस साल होनी है ना। 1 जुलाई को खरीदे, दिसंबर को उसकी एज है 1.5 साल, तो आधा साल माइनस कर दे, तो ये भी कितना है? अब आप करोगे ना, ये आपकी उन डेट की एजेस गिवन है। अब आपका सारा सवाल अलग है, आपको हर चीज आप अवेलेबल हो। अब फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले किसको पकड़े? सबको अलग अलग, को पकड़ दें। क्या लिखना है? 1/1/2008। दोबारा क्या लिखना है? दिसंबर 2008। फिर क्या लिखना है? दिसंबर 2008। फिर यहां पर एज क्या थी? 2 साल। 2 साल। ये अगर चीज नहीं ट्रैक पकड़ा जाएगा, हमारा सवाल तो नहीं होना फिर। अब 1/1/2008 को 2 साल फेयर वैल्यू ढूंढ लो जाके, ये गिवन होगी हमेशा। कितनी? 40,000। सबको मिल गई 40,000। फिर दिसंबर 2008 को जाकर देखें 45,000। फिर दिसंबर 2008 को 3 साल। मिल गया सबको सारा डाटा। ये हमारे पास क्या, आज कौन सा चेंज आया? प्राइस चेंज। कितना? 5,000। और फिजिकल चेंज भी, ये हमारा एक काम हो गया। बात समझ लगी? फिर उसके बाद आते हैं हाइफर्स पे। अच्छा, पेपर में इनका मतलब आना जरूरी नहीं है, टेंशन ना लेना कि ये वच्छी होता है या अच्छा होता है, बस डायरेक्ट सवाल कर देना। 10,000 हमने पहले क्या लिखना है? डेट हमने लिखनी है या ब्रॉड ऑन या डेट ऑफ परचेज। ब्रॉड ऑन जिसकी ब्रॉड ऑन है, न्यू बॉर्न जिसका न्यू बॉर्न है, जो डेट उनकी अपनी है वही लिखनी है। तो ये भी 1/1/2008 है। क्या लिखेंगे? दिसंबर 8। फिर क्या लिखेंगे? दिसंबर 8। एज क्या है 1/1 को? 1 ईयर। 1 ईयर 2 ईयर्स। डन। अब 1/1/2008 को 1 साल फेयर वैल्यू बता दो। 30,000। दिसंबर को 1 साल फेयर वैल्यू 32। और दिसंबर को 2 साल 45। अच्छा, ये ना नेगेटिव भी हो सकता है, परेशान ना होना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ जी, 30 से 32 हुआ 2,000। 32 से 45 हुआ कितना? 13। अब वो भी इंटरेस्टिंग है, परचेज वाला। 1/7/2008। दिसंबर 2008। दिसंबर 2008। डेट हमने ओपनिंग नहीं ली, जिस डेट को खरीदा वो डेट ली। यहां पर एज क्या थी? 1 साल। दिसंबर को कितनी हो गई? 1.5 ईयर। पहले सेम, फिर 1.5। ये बात समझ लगी? अब 1/7/2008 को 1 साल फेयर वैल्यू बताया। 1/7/2008 को 30। और दिसंबर को 1 साल 32,000। और दिसंबर को 1.5 साल 36। ये कितना आ गया? 2 क्वेश्चन हो गया। अब तो सिर्फ जाकर लिखना ही है। लिखने का तरीका भी बता देता हूं रिकंसिलिएशन का। डन। नाम लिखेंगे,
आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। रिकंसिलिएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड आप अपने तरीके से लिख लें, ऊपर नाम लिखना है, रिकंसिलिएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, नीचे डेट जैसे जिस तरह से वो कहे वो डेट वैसे लिखा करो, 1/1/2008 से दिसंबर 2008। रुपीज इन मिलियन लिखो, रुपीज इन जैसे मर्जी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या था आपके पास? 150,000 कौ थी, 150,000 कौ, और ए की फेयर वैल्यू क्या थी, वो तो अब आप वहां से भी पिक कर सकते हो, 40,000। और हाइपर कितनी थी? 10,000। और उनकी फेयर वैल्यू कितनी थी 118 को? 150 को रुपीज इन मिलियन कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 40, 6,000 और 300 टोटल हो गया 6,300। फिर परचेज आ जाए, ड्यू बॉन्ड तो है नहीं ना, परचेज कितने की है? 75। और उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू क्या थी परचेज के टाइम पे? 30,000। कितनी वैल्यू आ गई? 30 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22,500। फिर भी चेक कर ले, 75 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 225, 225 जीरो तो नहीं आ रहा, आ रहा है, चले। फिर किसके आ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू प्राइस चेंज। तीनों का हमने फाइंड कर लिया हुआ है। कौ का कितना था प्राइस चेंज, और यहां पर साथ लिख लो ड्यू टू फिजिकल चेंज। हाँ जी, कौ का कितना था 150 को है ना टोटल, 150,000। हाँ जी, बताया जरा प्राइस चेंज क्या आया था उसका, 5,000। और फिजिकल चेंज क्या आया था 5,000। फिर बताएं दूसरा हाइफर 75,000 थी टोटल, उनका प्राइस चेंज कितना आया था 2,000। और फिजिकल चेंज कितना आया था? फिर न्यू हाइफर जो परचेज की थी, खरीदी कितनी थी 10,000। ओपनिंग 10,000 था, खरीदी थी 75,000, परचेज 75 है, यहां 10,000 कर दो, 75,000 खरीदी थी, तो उसका प्राइस कितना आया था, आया था ये 2,000 4,000 किसका है, 75 का है। चले, और उसका कितना है 2,000 और 13,000। चले जी, इनकी वैल्यू बता दें मल्टीप्लाई करके, 150 मल्टीप्लाई बाय 5,000 750, 10 multiplied by 2 20, 75 multiplied by 2
इन सबको प्लस कर दो, 150 प्लस 750 ये कितना हो गया? 900, 920। और फिर 150 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 13, 75 मल्टीप्लाई बाय 4, ये टोटल कितना आ गया? 8,118। और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 106। और अगर आपने इसको रिकंसाइल करना है तो रिकंसाइल करने के लिए वो सारा डाटा आपके पास 150 को है ना एट द एंड ऑफ द ईयर, और 3 साल है, 10,000 हाइफर्स हैं 2 साल एट द एंड पे, और 75,000 आपके पास 1 पॉइंट इनकी फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 10,650 आ जाएगा। ये रिकंसाइल हो जाएगा। आई क्या बस वहां तक ही करता है, ऊपर तक असल रिकंसिलिएशन इस तरह से होती है। ओके की बात, रिकंसिलिएशन क्लियर है, यही डिस्क्लोजर है, यही रिकंसिलिएशन है। प्रेजेंटेशन एक्सट्रैक्ट पूछे तो एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, डिस्कशन एक्सप्लेन पूछे अंग्रेजी लिखनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जनरल एंट्री पूछे तो जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक होगी बात? अच्छा, आपने इसका सारा कंपनी से एग्जांपल करके आनी है। टोटल है क्या? 13, 14, 15, 16, 17। 17 हमने कर ली है, एक दो अंग्रेजी लिखने वाली है और एक ही है सवाल मेन 13। ये क्वेश्चन सारे करके आने हैं, नहीं होंगे तो कल हम सारे डिस्कस कर लेंगे और फिर इसके पास पेपर की तरफ चले जाएंगे। कंप्रीहेंसिव सारी एग्जांपल, ठीक है।